नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ धर्मेंद्र पंत जी। धर्मेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि ढेर सारी खेल खबरों पर धर्मेंद्र जी के साथ चर्चा की जा सके, सबसे पहले डाल लेते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद कल के ओलंपिक क्विज के विजेता की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक के लिए बैडमिंटन के ड्रॉ घोषित। पीवी सिंधु इजराइल के खिलाड़ी के खिलाफ करेंगे अपने अभियान का आगाज। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को हराकर श्रृंखला की अपने नाम, और ऑस्ट्रेलिया ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 4 रन से हराया। स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा करने की। कल हमने सवाल पूछा था कि रियो ओलंपिक 2016 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। हु वॉज द फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2016 रियो ओलंपिक्स। और इस सवाल का सही जवाब है साक्षी मलिक। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं केरल के इडुक्की की जोमोल जोस। जोमोल जी को स्पोर्ट्स कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जोमोल जी ने इस अवसर को बेहद खास बताते हुए ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी। I'm very happy to be a winner of Olympics quiz. I am an active listener of AR Sports Can program. Through this program and Olympics quiz, people get more information about Indian athletes and our prestigious sports history. There are only few days left to Tokyo Olympics. I believe our team will perform very well. Let me convey my wishes in my mother tongue, Malayalam. Indian teamine 1000 ആശംസകൾ. Cheer for India. Thank you so much. अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा खिलाड़ी वर्तमान में संसद सदस्य भी है। विच प्लेयर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स इज ऑल्सो अ करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है airsportscan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकेंगे। तो देर न कीजिए और जल्द से हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई को इजराइल की पोलिकार्पोवा सेनिया के खिलाफ करेंगी। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु को टूर्नामेंट में छठी वरीयता दी गई है। सिंधु को ग्रुप जे में रखा गया है, जिसमें हांगकांग की चुइंग एनगान ई को भी जगह मिली है। एनगान ई की दुनिया में 34वीं रैंकिंग है, जबकि पोलिकार्पोवा 58वें नंबर की खिलाड़ी हैं। टोक्यो खेलों के आयोजकों ने कल प्रतियोगिता के पहले 2 दिनों का कार्यक्रम जारी किया। धर्मेंद्र जी, किस तरह देखते हैं सिंधु के ड्रॉ को आप? देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि जो ये जिन 2 खिलाड़ियों के साथ उनको ग्रुप में रखा गया है, पोलिकार्पोवा और चुंग एनगान के बीच, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को हराने में सिंधु को किसी तरह की दिक्कत आनी चाहिए जी। आनंद जी, अगर हम पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं तो उस कहानी पूरी वो रिकॉर्ड बयां कर देते हैं जी। सिंधु ने चुंग एनगान के खिलाफ अब तक जो 5 मैच जीते हैं, और ये ठीक है कि कुछ अवसरों पर उनको थोड़ा सा चुनौती मिली, लेकिन इतनी खास चुनौती नहीं मिली कि उनको कोई दिक्कत हो। और इजराइल के खिलाड़ी को तो उन्होंने दोनों मैचों में हराया है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों के बीच जो पिछला मैच था वो 2015 में हुआ था जी। तो उनके खेल में स्वाभाविक है कि कोई काफी बदलाव आए होंगे। लेकिन जो बाकी जो हम अगर ड्रॉ पर बात करें तो वो ड्रॉ जरा नॉकआउट से थोड़ा उनकी जो चुनौती है वो मुश्किल हो जाएगी जी।
क्योंकि जो बाकी ड्रॉ है उनको लगता है कि अंतिम 16 में उनका डेनमार्क की जो मिया ब्लिचफेल्ट है जी उनसे उनका सामना हो सकता है। और ब्लिचफेल्ट कई बार चौंकाने वाली परिणाम देती रही है जी। और भले ये ठीक है कि सिंधु का उनका रिकॉर्ड 4-1 का है, लेकिन इस साल जो दोनों के बीच मैच हुआ था उसमें ब्लिचफेल्ट जीती थी जी। तो मुझे लगता है यहाँ से मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में फिर अकीनी यामागुची से उनको भिड़ना पड़ सकता है जी। इनके खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड ठीक है। लेकिन अगर सेमीफाइनल की बात करेंगे तो सेमीफाइनल में ताउजी यिंग होंगी। अगर जिस हिसाब से ड्रॉ लगा है और ये दोनों खिलाड़ी अगर अपने मैच जीतती रही तो सेमीफाइनल में ताउजी यिंग के खिलाफ मुकाबला उनका कड़ा हो सकता है, क्योंकि ताउजी के खिलाफ उन्होंने 13 मैच गंवाए हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये वो है। लेकिन ये थोड़ा सा ये है कि उन प्रेरणा ले सकती हैं पिछले रियो ओलंपिक से। उन्होंने रियो ओलंपिक में ताई को हराया था जी। और अक्सर वो जब भी बड़े टूर्नामेंट हो सकते हैं जैसे विश्व चैंपियनशिप या रियो ओलंपिक में या ओलंपिक में, उन्होंने अपनी इस प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि सिंधु के लिए जो मुख्य जो चुनौती पेश होगी वो सेमीफाइनल में होगी और अगर वो यहाँ जीत दर्ज कर लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनको पदक से या स्वर्ण पदक से कोई रोक पाएगा, क्योंकि फाइनल में जिस हिसाब से ड्रॉ है मुझे ये लगता है कि चेन यूफाई उनके सामने हो सकती है जी। और उनके खिलाफ उन्होंने 10 मैचों में 6 में जीत दर्ज की है। तो ये कह सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनके खेल को जानती हैं, वो किस तरह से खेलती हैं। तो स्वाभाविक है कि रणनीति दोनों खिलाड़ी बनाएंगी। बिल्कुल रणनीति दोनों खिलाड़ी बनाएंगे और देखना ये होगा कि सिंधु किस तरह का प्रदर्शन टोक्यो में करती हैं। उधर पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत को ग्रुप डी के अपने पहले मैच में इजराइल के मिशा जिल्बरमैन से खेलना है। ये मुकाबला 24 जुलाई को खेला जाएगा। प्रणीत को 6ठी वरीयता दी गई है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की 10वें नंबर की पुरुष डबल्स जोड़ी ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ली यांग और वैंग ची लिन की चीनी ताइपे की जोड़ी का सामना करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण टीम खेलों में 2 अतिरिक्त खिलाड़ियों को रखने की अनुमति दी है। इसके बाद डिफेंडर वरुण कुमार और मिडफील्डर सिमरनजीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल किया गया है। वरुण और सिमरनजीत को जहां पुरुष टीम में जगह मिली है, वहीं डिफेंडर रीना खोकर और अनुभवी मिडफील्डर नमिता टोप्पो को महिला टीम में शामिल किया गया है। हॉकी इंडिया ने इससे पहले पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए 16-16 सदस्यीय टीम का चयन किया था, लेकिन अब दोनों टीमों में 2-2 अतिरिक्त खिलाड़ी जोड़ दिए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज मनीष कौशिक की। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मैं मनीष कौशिक, इंडियन बॉक्सर। मैं 63 किलो में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओलंपिक्स में। 2008 से शुरू हुआ मनीष कौशिक का बॉक्सिंग करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। पहले नेशनल में 2009 में खेला था, वहाँ पर मैंने मेडल जीता और फिर 2018 में कॉमनवेल्थ खेला, उसमें मुझे सिल्वर मेडल आया और इससे मेरा आर्मी में प्रमोशन हुआ और मैं आर्मी में सूबेदार के पद पे हूँ। साल दर साल मनीष का प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने रजत और उसी साल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2020 में शानदार खेल उपलब्धियों के लिए मनीष को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल स्पेन में हुए बॉक्सम इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मनीष ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक में हिस्सा लेना और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करना मनीष का सपना भी है और लक्ष्य भी। हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा है और देशों से, और हमारा राष्ट्रीय गान है बज रहा है और उसको सुन के काफी अच्छा लगता है और काफी प्राउड फील होता है कि ये ऐसा बार बार मौका मिले। जो अगर खिलाड़ी ओलंपिक नहीं खेला तो उसका जीवन अधूरा है। मनीष की तैयारियां अंतिम चरण में है और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार वो देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करेंगे। सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए दुआएं कीजिए। हम जो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और अपना 100% देंगे और जीतेंगे ओलंपिक। बेहतर तकनीक और बुलंद हौसले के साथ मनीष टोक्यो में नया कारनामा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। धर्मेंद्र जी, निशानेबाजी के बाद जिस एक स्पर्धा से बहुत ज्यादा उम्मीद है पदक की, वो है मुक्केबाजी। कैसे देखते हैं मनीष की संभावनाओं को? देखिए, मनीष का जो सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने जिस हिसाब से पिछले साल जब वो एशियाई चैंपियनशिप से उन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद चोटिल हो गए, लेकिन कोविड के कारण उन्होंने लगातार अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ
एक जो स्प्राइंग पार्टनर के तौर पर उनके साथ में जुड़े रहे, उनके साथ उन्होंने अभ्यास किया और उसके बाद जब वो वोकशाम इंटरनेशनल में उतरते हैं, स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो एक तरह से उन्होंने एक उम्मीदों का, एक अपेक्षाओं की जगा दी है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन फिर भी अभी जिस हिसाब से उन्होंने, ये कह सकते हैं कि आपने कहा कि उनकी तकनीक बहुत अच्छी है, उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है, उनका स्ट्रेट पंच जो जाता है वो किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और जब से वो पहले 60 या 57 या 60 में खेलते थे, लेकिन जब से वो 63 किलोग्राम वेट के कैटेगरी में आए तो उनका बाया पंच बहुत अधिक मजबूत बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक बड़ी कमजोरी जो उनके बारे में जो सामने आती है कि वो काउंटर अटैक जब होता है तो वो उसमें हड़बड़ा जाते हैं, उसका सही तरह से सामना नहीं करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि शिव थापा इस कैटेगरी में बहुत बड़े दावेदार थे, तो शिव थापा लगातार काउंटर अटैक करके उनको हरा रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को सीखा है कि मुझे काउंटर अटैक से कैसे बचना है। लेकिन फिलहाल में अभी उनके कोच इस बात को मानते हैं कि जब वो करीब या मीडियम रेंज से खेलते हैं तो बहुत खास प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और ऐसे में जब जज, क्योंकि परिणाम जजों पर निर्भर होता है मुक्केबाजी में, वो तब उनके पास गलत संदेश भी जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मनीष को अगर पदक जीतना है तो उनको अपना अटैक, रक्षण अटैक में वो काफी माहिर है, लेकिन उनको अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 63 की जो किलोग्राम वेट वर्ग है उसमें क्यूबा के एंडी क्रूज हैं जो 2 बार के विश्व चैंपियन हैं, कजाकिस्तान के सैफुद्दीन जाकिर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैरिसन गारसाइड जिनसे वो हार भी गए थे। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनसे मुकाबला करना उनके लिए मतलब ये है कि बेहतर उनको अपनी तैयारियों के साथ उतरना है। और जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं ड्रॉ पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आपको पता चलता है कि पहले ही ड्रॉ में अगर उनके सामना किसी तगड़े मुक्केबाज से हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तब पेश आ सकती हैं। जी हाँ, और देखना दिलचस्प होगा, और देशवासियों की शुभकामनाएं मनीष के साथ हैं कि वो टोक्यो में हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हम चाहेंगे कि जिस हिसाब से आपने कहा कि निशानेबाजी में हमारी बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं और बड़े 15 हमारे निशानेबाज वहां गए हैं और सभी से उम्मीद कर रहे हैं, वैसे ही जितने हमारे मुक्केबाज हैं, 9 मुक्केबाज हैं, उन सभी से हम ये उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, पदक जीत के लाएंगे। इसीलिए जो हमारे पिछले, चाहे हमारे खेल मंत्री हों, चाहे हमारे IOA के अध्यक्ष हों, ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारा दहाई का अंक हम पार कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टोक्यो में भारतीय खिलाड़ी नया इतिहास रचें, के कारण बनी भी हैं। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। मुक्केबाजी में विकास कृष्ण पदक के बड़े दावेदार हैं। विकास के पिता कृष्ण कुमार ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी भारतवासियों को, हमें भी, सभी गांव वालों को, सभी कोचेज को, जो भी इसके कोच हैं, सभी को आशा है कि विकास ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। और हमें पूरे परिवार को, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, विकास बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प माइंडेड है। वो गेम को जैसे को वैसे देता है। ओलंपिक में अब की बार विकास गोल्ड मेडल लाएगा और भारत का नाम रोशन करेगा। बेटे विकास को शुभकामनाएं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी टोक्यो में नया अध्याय लिखने को तैयार हैं। सौरभ के भाई नितिन चौधरी ने उन्हें ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सौरभ की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। सभी को उम्मीद है, हमारे गांव को, जिले को, देश को, कि मेडल, कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन मेडल की उम्मीद सभी को है कि मेडल लेके ही आएंगे वहां से। हमारी बेस्ट विशेज है, उसके साथ सभी लोग बधाइयां भी दे रहे हैं और सभी आशा भी कर रहे हैं कि वहां से अच्छा ही मेडल लेके आए। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो खेलों में कई बदलाव किए गए हैं। आइए सुनते हैं इस पर मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाए रखने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए अहम बदलाव की जानकारी दी। बाक ने बताया कि पदक खिलाड़ी को ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। बाक ने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति ट्रे में पदक रखेगा वो कीटाणु रहित दस्ताने पहनकर ही इन्हें ट्रे में रखेगा, ताकि सुनिश्चित
सुनिश्चित हो सके कि किसी ने भी पदकों को नहीं छुआ है। IOC ने कहा है कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शपथ लेने वालों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। यही नहीं, इसके अलावा शपथ में समावेश और समानता शब्दों को शामिल करने के लिए थोड़ा बदलाव भी किया गया है। ओलंपिक शपथ सभी प्रतिभागियों की तरफ से मेजबान देश का एक खिलाड़ी लेता है। इस समारोह में एक कोच और एक जज भी शामिल होता है। जापान में इस बार इनमें से प्रत्येक समूह से एक पुरुष और एक महिला शपथ लेगी। ओलंपिक में 1920 से ही शपथ लेने का प्रचलन रहा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। क्रिकेट की बात करें तो महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने चेम्सफोर्ड में तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हराकर 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने 51 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने डेनियल वॉर्ड के नाबाद 89 रन की मदद से 8 गेंद बाकी रहते 2 विकेट पर 154 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। धर्मेंद्र जी, ये लगातार चौथी लिमिटेड ओवर सीरीज है जो भारतीय महिला टीम हार गई है। निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी कमी जो हमने चाहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देखी थी, चाहे अब इंग्लैंड के खिलाफ देख रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी बल्लेबाजी में नजर आती है जी। आपने देखा होगा कि जितने भी वनडे हुए वहां पर हम पूरी तरह से मिताली राज पर पूरी तरह से निर्भर रहे और उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन वो क्या करेंगी जी। जब एक छोर से आपके विकेट गिरते रहते हैं तो दूसरे छोर पर हमेशा बल्लेबाजी कर रही जो भी बल्लेबाजी कर रहा हो उस पर दबाव बनता है। यहाँ हम नई खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं। शेफाली वर्मा मतलब कोई संदेह नहीं, उनमें बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उनमें निरंतरता का अभाव है। बाकी हरलीन देओल है, हरमनप्रीत कौर मतलब ये कह सकते हैं कि फॉर्म में लौट रही हैं, लेकिन वो लंबी पारियां नहीं खेल पा रही हैं। तो ये ऐसे एक सबसे बड़ा विभाग हमारे लिए चिंता का विषय है हमारे लिए कि हमारी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अगले साल हमें जनवरी-फरवरी में न्यूजीलैंड में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है और यही खिलाड़ी उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रमेश पवार इस पर जरूर सोच रहे होंगे कि हम अपनी कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाएं, नए बल्लेबाजों को उतारें। और दूसरी हमारा कमजोर पक्ष जो सामने आ रहा है वो आ रही है हमारी तेज गेंदबाजी। हम बहुत ज्यादा झूलन गोस्वामी पर बहुत निर्भर हैं। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन बाकी जो हमारी गेंदबाज हैं वो वैसे नहीं कर पा रही, चाहे वो अरुंधति रेड्डी हो, शिखा पांडे हो। पूजा वस्त्राकर को मेरी समझ में नहीं आया कि सिर्फ एक वनडे के बाद क्यों उनको बाहर बिठाया गया। कहीं ना कहीं इस पर भी उनको भी मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन इस मैच में भी देखे पिच बहुत आसान थी, बल्लेबाजी के लिए आसान थी, तो आपको बल्लेबाजों को वो काम करना चाहिए था खुद। बिल्कुल, और रमेश पवार ने कहा भी है कि स्ट्राइक रोटेशन और तेज गेंदबाजी भारतीय टीम की समस्या है। देखना है कि कितनी जल्द भारतीय महिला टीम इस समस्या से उबर कर मैच जीतने का सिलसिला शुरू करती है। निश्चित तौर पर अभी आपके पास मिचेल मार्श के 75 और कप्तान एरॉन फिंच के 53 रन की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने सेंट लूसिया में खेले गए चौथे 2020 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 रन से हरा दिया। इस मैच में मिली हार के बावजूद वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से बढ़त बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम लेंडल सिमंस के 72 रनों के बावजूद 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन ही बना सकी। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल शर्ली फ्राई इरविन का निधन हो गया है। वो 94 साल की थीं। शर्ली ने 1950 के दशक में लगातार 3 मेजर खिताब जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। शर्ली नेपल्स में रहती थीं और उन्हें 1970 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। शर्ली ने 13 ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब भी जीते। और धर्मेंद्र जी, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तहे दिल से आभार। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का सवाल है ओलंपिक क्विज के लिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा खिलाड़ी वर्तमान में संसद सदस्य भी है? विच प्लेयर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स इज ऑल्सो अ करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्पोर्ट्स कैन का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय दल को उत्साह बढ़ाने के लिए इस चीयर सॉन्ग के साथ।